ये प्रश्न है ना, मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा, तो एक तरीके से मैंने तो बहुत बड़ा है ना आंसर लिखा है। इसमें है ना भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जा सकता है, चोरा चोरी की घटना है, असहयोग आंदोलन है, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार है, अहमदाबाद मिल की हड़ताल है, चंपारण है, ठीक है, और खिलाफत आंदोलन। बहुत सारे पॉइंट हैं, शॉर्टकट में लिख दिए। मैं बोलूंगा, आपको समझना है अकॉर्डिंग जो भी मैंने इसमें बोर्ड पर लिखा है। इतने में मोहनदास करमचंद गांधी गांधी द्वारा है ना स्वराज क्या है, सत्य अहिंसा की परिभाषा गांधी जी द्वारा किस प्रकार से है ना लोगों जनहित के मामले तक पहुंचाई गई है, इससे संबंधित है। मैंने ये क्या प्रश्न बनाऊं ये इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट था कि मैं क्या क्या है ना इसमें लिख दूं जो सारी चीजें महत्वपूर्ण है किसी भी इससे संबंधित प्रश्न को के उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहले हम मोहनदास करमचंद गांधी की बात करते हैं। एक कुछ ज्यादा बड़ी वीडियो बनेगी, देखनी है नहीं देखनी आपकी इच्छा। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहाँ? पोरबंदर, जो गुजरात में है, ठीक है ना, भारत। अब बात करते हैं शिक्षा। मैट्रिक लेवल पे जब ये पहुंचे थे, इन्हें शिक्षा ग्रहण करनी थी। शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ये गए हैं ब्रिटेन, और वहां पे इन्होंने कानूनी शिक्षा का अध्ययन किया। कानूनी शिक्षा का अध्ययन करने के बाद अब बात आती है कि अभ्यास करना था। अभ्यास करने के लिए पहुंचे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर उन्होंने क्या किया? सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए सत्याग्रह की नींव रखी है। इसके पीछे भी एक कहानी है। अगर बात सिर्फ यहाँ पे करूंगा मैं ब्रिटेन में शिक्षा, तो बड़ी मुश्किलों के बाद इन्हें ब्रिटेन में शिक्षा पाने की अनुमति इनकी माँ के द्वारा दी गई थी। जब ये जा रहे थे तब शायद इनके पिताजी नहीं थे, और माँ द्वारा भेजने के पीछे भी कई प्रकार की है ना वादे कर यानी कि प्रोमिसेस करवाए गए थे कि वहां जाने के बाद ये नॉनवेज नहीं वहां छुएंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से है ना जो है उनकी माँ असंतुष्ट थी। हालांकि ये सारे है ना जब वचन ले लिए गए तब इन्हें भेजा गया, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये जिस इनकी माँ जो थी वो हिंदू धर्म को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करती थी, और धर्म के अंतर्गत क्या होता था कि समुद्र को पार करके जाना एक तरीके से धर्म की खिलाफत या फिर धर्म अशुद्ध अधर्मी का लेवल मिल जाना, ऐसा था। तो इस आधार पर गांधी जी जब है ना निकले हैं तो ये सारे वचन उन्होंने लिए। फिर जाके है ना समाज ने उन्हें अनुमति दी है, उनके परिवार में और भी जन थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर वो गए हैं ब्रिटेन, शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो कहते हैं कि वहां पर तो नॉनवेज ज्यादा चलता था। बड़ी मुश्किल से इन्हें एक ढाबा मिला था जिस पर प्योर शाकाहारी भोजन उपलब्ध होता था, तो वहां से भोजन करते, हॉस्टल में रुकते, पढ़ाई करते। वहीं पर उन्होंने एक है ना दुकान या पुस्तकालय सर्च किया है जहां से उन्होंने एक किताब भी पढ़ी है, अन टू द लास्ट पुस्तक पढ़ी है, जिसमें से है ना मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना तो बता ही नहीं सकता, पर एक कहूंगा कि उसमें उन्होंने एक चीज पढ़ी थी। क्या लिखा हुआ था कि एक वकील के द्वारा कार्य किया जाना और एक नाई के द्वारा कार्य किया जाना दोनों ही समान है, क्योंकि दोनों ही अपनी जीवन यापन को या फिर पेट को पालने के लिए दो वक्त की रोटी को पाने के उद्देश्य से ही दोनों कार्य कर रहे हैं। इसलिए वकील के काम में और नाई के काम में कोई फर्क नहीं। ये चीज है ना कहीं गांधी जी को अनुभूति हुई और इससे कुछ उनके विचारों में बदलाव आया। यही बदलाव आगे चल के अफ्रीका में उन्होंने दिखाया। सत्य का मार्ग अपनाया, अहिंसा के मार्ग पे चले, और दक्षिण अफ्रीका में जो ऐसे श्रमिक थे जिनको औपनिवेशिक शासनकाल में दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया था, और ब्रिटिश औपनिवेशिक केंद्र था दक्षिण अफ्रीका, वहां पर का जब ले जाया जा रहा था तो उनसे कुछ ऐसी शर्तें और वादे किए गए थे अंग्रेजी सरकार द्वारा कि उनको 8 घंटे काम करवाया जाएगा,
उनका मेहनताना तय किया गया था। उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था होगी, उन श्रमिकों के रहने के लिए भी उचित व्यवस्था होगी, चिकित्सालय भी उपलब्ध होंगे। ये समस्त जानकारी थी मिलने के बाद ना कोई भी इतनी सारी फैसिलिटीज समझेगा और जीवन गुजारने के लिए अगर कोई काम करना पड़ेगा तो लोग गए। जब समुद्र पार करके लोग जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, बाद में पता चला कि अंग्रेजों द्वारा उन पर जुल्म किया जा रहा है। 8 घंटे की जगह ओवर टाइम 12 घंटे 10 घंटे काम करवाया जा रहा। रहने वाली जगह ऐसी थी जहाँ सीलन थी, है ना, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूलों का निर्माण नहीं है और मेहनताना भी उन्हें उचित नहीं मिलता है। इस पर है ना उन लोगों की तरफ से गांधी जी द्वारा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कदम बढ़ाया गया और ये उन्होंने वकील पद पर रहते हुए कोशिश की और उन्हें जीत दिलाई। उन श्रमिकों के पक्ष में न्यायालय से अपील की और ये जीत हासिल की, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए। तो यहाँ से गांधी जी को महात्मा शब्द प्राप्त हुआ, तो इन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है। अच्छा, ये मैंने लिखा है प्रेरित हुए हैं। अच्छा, गांधी जी प्रेरित क्या, पुस्तकालय से जब किताबें लेते थे उनमें से है ना जॉन रस्किन और टॉलस्टॉय की पुस्तकें उन्होंने पढ़कर अपने विचारों में बहुत बदलाव किए हैं और प्रेरित हुए हैं। और इसके बाद जब सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका किया, उसके बाद 1915 में भारत वापसी की है। भारत वापसी करने के बाद अब भारत में आने के बाद सबसे पहले चंपारण केस लिखा है मैंने। चंपारण में क्या था कि जो बागान मालिक थे यानी ब्रिटिशर्स बागान मालिक थे, उनकी तरफ से है ना कृषकों का शोषण किया जा रहा था। वो शोषण कैसे किया जा रहा था, कृषकों को अपनी भूमि के 2/3 हिस्से 3/20 इतने हिस्से में नील उत्पादित करनी ही है। और दूसरी बात, जो नील उत्पादित होगी, इस नील को किसान अपने अनुसार कीमत तय करके बेच भी नहीं सकता था, इसको भी बागान मालिक ही तय करता था। तो कुल मिला के है ना कृषकों को इससे कोई फायदा नहीं था, उल्टा नुकसान हो रहा था। इसे ना लिखा है 3 कथिया प्रणाली भी कहा जाता था, वो इस वजह से कहा जाता था। ठीक है, तो ये मैंने लाइन लिखी। इस वजह से है ना किसान काफी है ना दयनीय अवस्था में पहुंच चुके थे। इन्हीं में से एक किसान या व्यक्ति विशेष है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। गांधी जी उस समय काशी विद्यापीठ या हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। वहां पर राजकुमार शुक्ला उनसे मिले हैं और राजकुमार शुक्ला ने जो है अपनी व्यथा या अपनी परेशानी ये चंपारण की जो है उसका जिक्र किया। गांधी जी ने उन्हें जो है वादा किया कि वो जरूर आएंगे बिहार में चंपारण में और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर इसके बाद राजकुमार वहां गए जहां तक गांधी जाते थे और अक्सर मीटिंग होती थी, यहाँ लोगों को संबोधित करने जाते थे, वहां राजकुमार शुक्ला पहुंच जाते थे। फिर राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी चंपारण पहुंचे या बाद में पहुंचे। फिर उन्होंने सन 1917 में चंपारण में सर्वप्रथम अंग्रेजों या बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के पक्ष से पहला आंदोलन चालू किया है। चंपारण का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आती है तो सबको याद आता है कि जी नमक कानून, दांडी मार्च, पर देखा जाए तो सविनय अवज्ञा यहाँ पर सविनय अवज्ञा इनका गांधी जी का एक कहना था कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम कर क्या सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए हम उन्हें नहीं मानेंगे, उनके द्वारा जो बातें है ना बाध्यताओं के द्वारा हमारे ऊपर थोपी जा रही है हम उन्हें अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे। इस प्रकार से वो क्या करते थे, अवज्ञा दिखाते थे। तो ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है चंपारण में 1917। अब इसके बाद यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ खड़े हुए। चलिए ये तो टॉपिक हो गया हमारा चंपारण का, इससे ज्यादा नहीं। अहमदाबाद में आ जाते हैं। अहमदाबाद मिल की हड़ताल। अहमदाबाद में उस समय क्या हुआ कि इंग्लैंड में तो औद्योगिकरण बढ़ ही रहा था और जेम्स वॉट का इंजन भी आया था, यानी कई प्रकार की है ना मशीनीकरण की उपलब्धता की वजह से जो माल अब हाथों से भारत में तय होता बनता था फिर उसको है ना यूरोपीय बाजारों में बेचने के लिए कंपनी ले जाया करती थी। अब क्या होने लगा कि अब वही माल जो है वो कम से कम समय में
अच्छी से अच्छी अवस्था में मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। कहाँ? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के बाजारों, यूरोप के बाजारों में इंग्लैंड द्वारा ही माल को प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो यहाँ के मालों की डिमांड अब कम हो गई। व्यापारी भी आने पौने दामों में यहाँ से माल मंगाने लगे, या कहने लगे जिस हिसाब से है ना यहाँ से माल जाता था, निर्यात किया जाता था, अब उस आधार पर निर्यात नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मिल मालिक थे, या ये जो टेक्सटाइल कंपनियां थी, ये मिल के मालिक थे, ये है ना अपने श्रमिकों को शायद उतनी है ना सैलरी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि काम नहीं था और उतना काम भी नहीं खींच पा रहा था। इसलिए बहुत सारे है ना श्रमिकों को निकालने की प्रक्रिया भी पैदा कर चुके थे। ऐसे में है ना क्या हुआ कि मजदूरों के साथ एक तरीके से ये ऐसी अवस्था आ गई कि अब वो अपने घर बार का खर्चा कैसे चलाएंगे। इस आधार पर मिल मालिकों और मिल के जो श्रमिक हैं उनके बीच में अनबन पैदा हुई है। इस अनबन ने एक हड़ताल को जन्म दिया। इससे है ना अहमदाबाद की मिल की हड़ताल के रूप में जाना जाता है। ये हुई है 1918। इसमें गांधी जी इस मसले का समाधान निकालने के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया। मिल मालिकों से भी है ना थोड़ा सा पॉलिट होने के लिए कहा। वहीं पर है ना जो मजदूर थे उनसे भी ये बोला कि आप एकदम है ना अपनी सैलरी बढ़वा भी नहीं सकते, तो ये कर सकते हैं कि 35% का इजाफा करवा दिया है। बाकी है ना मालिकों को समझाया और स्वदेश की भावना फैलाई कि घर में ही माल बनाओ, घर में ही बेचो। तो इस प्रकार से ये अहमदाबाद के मिल की हड़ताल हुई। इसमें भी है ना एक तरीके गांधी जी ने मोटिवेट किया है, पॉजिटिव है ना वे पर ले गए हैं और दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया। पहला चंपारण वाला केस सॉल्व करवाया, अहमदाबाद। इन दोनों केसों ने क्या किया, गांधी जी की है ना भूमिका को लोगों के दिलों में राज करने के लिए विवश कर दिया। अब गांधी जी ने के बाद अब आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा ये 1918 में हुआ था। पहला असहयोग आंदोलन इसे कहा जाता है, असहयोग आंदोलन। यहाँ इसमें बताया जाता है किसान नुकसान के कारण क्या होता था, ये नुकसान कैसे होता था। कहते हैं कि उत्तम किस्म की खाद नहीं उपलब्ध होती थी, या उत्तम किस्म के बीज नहीं होते थे, पारंपरिक तरीके से खेती किया करते थे, अक्सर सूखा और बाढ़ का सामना करना पड़ता था, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता ना होना। इन सब समस्याओं का सामना करते हुए किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। अनावश्यक ऐसे में क्या होता था, अंग्रेजी सरकार क्या करती थी कि राजस्व बढ़ा देती थी, अनावश्यक कर वसूला करती थी। किसान है ना कैसे इन करों को चुकाएं जब है ना नुकसान हो चुका है। तो ये जो है ये एक ऐसी अवस्था थी किसानों के लिए जिसमें उन्हें कोई राह ना मिली। तो इसमें क्या हुआ, खेड़ा की जगह थी, वहां खेड़ा के सत्याग्रह के रूप में समझा रहा हूँ। गांधी जी ने जाकर इन किसानों का समर्थन दिया और इनको है ना कर देने के लिए, अनावश्यक कर देने के लिए मना किया। और आखिरकार है ना लोगों का हुजूम तैयार हुआ और इस आंदोलन ने, इस सत्याग्रह ने क्या किया कि अंग्रेजों को विवश किया। अंग्रेजों को क्या करना पड़ा कि इन किसानों पर जो अनावश्यक कर लगा रहे थे उसे छोड़ना पड़ा, साथ में जिन किसानों की जमीन को जब्त कर लिया था उसे भी छोड़ा। इस प्रकार से ये तीसरी जीत गांधी जी द्वारा किसानों के पक्ष में हुई। अब बात करते हैं खिलाफत, चौथा पॉइंट, खिलाफत आंदोलन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक तरीके से आंदोलनों से अलग है। अब अलग भी है, बताना भी है, क्योंकि ये उसी दौरान भी हुआ था और कहीं ना कहीं इसका अर्थ असहयोग आंदोलन के साथ भी चला। अब मैं खिलाफत आंदोलन की बात करता हूँ। तुर्की में जो धार्मिक है ना नेता या शासक के रूप में जो खलीफा होता है उसके अंतर्गत ही है ना शासन मुस्लिम संप्रदाय में चलता है। अब उस समय क्या हुआ कि खलीफा ने जो ऑटोमन साम्राज्य का जो खलीफा था उसने जर्मन और ब्रिटेन के खिलाफ बात बोली है। प्रथम विश्व युद्ध का समय है, सन 1914 से 1918। हाँ, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था कि इधर है ना यूरोपीय देशों ने कुछ ज्यादा ही जुल्म किया, या कह सकते हैं उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके खिलाफ जो है खलीफा द्वारा वृतांत बोले गए हैं और कुछ बातें बोली गई हैं। इससे है ना अंग्रेज सरकार नाराज हुई और अंग्रेज सरकार ने है ना खलीफा को उसके पद से निष्कासित कर दिया और पूर्णतः अपने अधीन
समझ क्षेत्र कर लिया। इसकी बात है ना मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम संप्रदाय को पसंद नहीं आई। अब कहते हैं कि तुर्की या फिर ऑटोमन साम्राज्य भारत में जो मुसलमान हैं, आसपास के देशों में, एशिया के कुछ देशों में जो मुसलमान हैं, उन सभी मुसलमानों ने एकजुट होना चालू किया और एक आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन को जन्म देने के लिए 3 लोगों की अहम भूमिका बताई जाती है। एक तो 3 क्या 4 लोग हैं। 3 लोगों का नाम जैसे हम कहते हैं अली भाई, अजमल खान और हसरत मोहाली। इसमें अली भाई, अजमल खान और हसरत मोहाली, इन तीनों ने मिलकर क्या किया कि इस आंदोलन को जन्म दिया और मांग क्या रखी कि हमारे जो खलीफा है उनको पुनः वह स्थान दिया जाए, जिससे कि हमारे जो सांप्रदायिक भावना अहित हुई है उसका हित हो सके। तो इसमें अली भाई जो है उसमें से शौकत अली और मोहम्मद अली है, तो अली अली मैंने लिखा नहीं है, शौकत अली, मोहम्मद अली, अली भाई है, अजमल खान और हसरत मोहाली, इन्होंने इसको प्रारंभ किया। अंग्रेजों का बुरा व्यवहार है, ये लिखा हुआ है 1919 में ऑटोमन साम्राज्य के साथ अंग्रेजों का बुरा व्यवहार। ठीक है, इतनी मैंने जानकारी दी है। यह है खिलाफत आंदोलन। एक तरीके से भारत के स्वतंत्रता के लिए कोई खिलाफत आंदोलन ने अहम भूमिका नहीं निभाई है। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन जो था वो एक ही मांग थी कि उनके जो खलीफा है उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, अंग्रेज है ना उस दुर्व्यवहार की माफी मांगे और उन्हें है ना उनके पद को पुनः दें। इसलिए इस आंदोलन का जन्म हुआ है। हालांकि इस आंदोलन और उसी समय चला असहयोग आंदोलन, इन दोनों का एक ही समय में स्टार्ट होना क्या चीज बताती है कि अंग्रेजों पर डबल आक्रमण यानी कि दोहरा आक्रमण हुआ है। तो असहयोग आंदोलन को कहीं ना कहीं इससे भी सपोर्ट मिली है, तो खिलाफत आंदोलन को कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन से भी सपोर्ट मिली है। अब हम असहयोग आंदोलन की बात, पहला असहयोग आंदोलन तो खेड़ा वाला है, अब असहयोग आंदोलन की जो मेन है, तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें यह बताना पड़ता है कि आखिरकार इसकी शुरुआत क्यों हुई, कारण बताइए। तो कारण जरूर याद रखना। पहला, आर्थिक स्थिति, देश में भुखमरी थी, राजस्व की बढ़ती हुई कर व्यवस्था और अंग्रेजी शासन प्रणाली की दुर्व्यवहारिता, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा दयनीय अवस्था में ला दिया। इसलिए इसमें ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं। रोलेट एक्ट की बात करते हैं तो रोलेट एक्ट, यहाँ पे न्यायमूर्ति रोलेट द्वारा समिति एक बनाई गई थी और समिति के तहत ये विचार लिया गया था कि जो अंग्रेजी प्रशासनिक तंत्र है उसकी कार्रवाई में कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और अंग्रेजी जो प्रशासन है वो सही से कार्य नहीं कर पाता। इस समिति के अंतर्गत ये विचार रखा गया और इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या किया जाए कि बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया जाए, 2 साल के लिए जेल में रखा जाए और कोई भी इससे संबंधित न्याय प्रक्रिया अपनाई ना जाए। तो ये एक तरीके से क्या था कि बिना कोई जुर्म के बाद जिस पे भी शक है उसे उठा लिया, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है उससे संलग्न है तो उसे उठा लेते थे, 2 साल के लिए नजरबंद कर दिया गया। तो एक तरीके से इसे काला कानून भी बोला गया। साथ में एक और चीज हुई है, प्रेस पर नियंत्रण। प्रेस जो कि है ना जिसपे कभी भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिसे स्वतंत्र रखना चाहिए। प्रेस है क्या, जनमानस की आवाज, इसलिए ना प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी है ना खत्म हो गई क्योंकि उस पर नियंत्रण कर लिया गया। गांधी जी ने इसमें भी बोला था प्रेस को स्वतंत्र रखना चाहिए, जनमानस की आवाज होती है। तो ये 2 मुख्य कारण हमने बताए यहाँ पे। 3 तो आर्थिक संकट हो गया, रोलेट एक्ट हो गया और तीसरा हो गया है तुम्हारा प्रेस पर नियंत्रण। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग उसी समय हुआ, बैसाखी पर्व में कुछ सिख समुदाय के लोग, ये अबाउटली 300-400 थे, तो ये एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में बैसाखी पर्व पर। और हालांकि उसी समय ना रोलेट एक्ट आया हुआ था, तो रोलेट एक्ट के लिए डायर ने क्या किया था कि आदेश दे दिया और अंधाधुंध फायरिंग हुई है जलियांवाला बाग में। वो 300, 350, 400 लोग थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, बहुत से लोग भय से मर गए, गोलियों से मरे, कुछ अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे तो उसकी वजह से भी मर गए। तो एक तरीके से ये बड़ा ही निर्मम हत्याकांड कहलाया। गांधी जी ने इसकी गांधी जी ने इस पर
अंग्रेजों के खिलाफ काफी कुछ बोला। आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1919 में ये कांड हुआ था। ये भी एक तरीके से कारण बना है असहयोग आंदोलन के लिए, क्योंकि एक तरीके से इस पर जब बात ज्यादा बढ़ी, गर्मा गर्मी हुई, तो डायर के खिलाफ है ना एक समिति भी बैठी। डायर के खिलाफ जो समिति कमीशन बैठाया गया उसे बोलते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जब बैठा तो थोड़ी देर के लिए शांति का माहौल बना कि हंटर कमीशन कोई उचित कदम उठाएगा और जनरल डायर को कोई सख्त सजा सुनाई जाएगी। पर हंटर कमीशन ने भी है ना कुछ नहीं किया। जनरल डायर के लिए कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाया गया कि उसे अपने कृत्य पर कुछ भी शर्म महसूस हो या फिर अपनी गलती माने। हंटर कमीशन ने जनरल डायर के पक्ष में ही अपना रिजल्ट दिया। तो हंटर कमीशन की वजह से जब ऐसा कदम बढ़ाया गया तो ये भी एक मुख्य कारण बना कि हम अंग्रेजों की प्रशासन प्रणाली से असंतुष्ट हैं। गांधी जी और गांधी जी के समर्थक। यहाँ पे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार समिति आई थी। सुधार समिति ये आई किस लिए थी? प्रशासनिक संवैधानिक ढांचे में बदलाव लाने के लिए और जो भारतीय जनतांत्रिक माहौल है उसे दुरुस्त करने के लिए। पर यह भी कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं। सारे समितियों द्वारा जो सुधार प्रक्रियाएं थी वो एक तरीके से एक पक्षीय ही थी, जिसमें अंग्रेजों के प्रति ही लाभप्रद इकाइयां निहित थी। इसलिए ये कुछ कारण हैं जिनमें से मैंने आर्थिक रोलेट एक्ट दिया है, प्रेस की नियंत्रणता और जलियांवाला बाग, हंटर कमीशन और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार समिति, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से असहयोग आंदोलन को जन्म दिया गया 1920। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि असहयोग आंदोलन चलता पर ये बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? तो इसके बंद होने के पीछे कारण क्या था कि गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले थे, उदारवादी थे। सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने का मुख्य कारण, क्योंकि गांधी जी है ना शुरुआत में तो एक स्लोगन फॉलो करते थे कि ईश्वर ही सत्य है। बाद में उन्होंने है ना अपने इस वाक्य को पलट दिया, सत्य ही ईश्वर है। दोनों में गहनता से फर्क है। उन्होंने कहा था सत्य के मार्ग को अपनाओ, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है ये ना अपनाया जाए। अब ये मैं बोल रहा हूँ, इसका गलत अर्थ ना ले जाइएगा। जो भी है मैंने जाना है, किताबें पढ़ी हैं वो है, इस पे भी है ना वाक्यांश लिखे हुए हैं। अब अहिंसा क्यों अपनाते थे? तो अहिंसा में गांधी जी का ये भी तर्क था कि अगर हमें किसी से कोई परेशानी है तो हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, पर कभी भी है ना इस आक्रोश या इस घमंड के साथ आवाज ना उठाई जाए कि वो हमारा दुश्मन है। उसमें भी कहीं ना कहीं हमें उसके प्रति शालीनता का व्यवहार अपनाना चाहिए। और अहिंसा का मार्ग इसलिए भी अपनाता था, मुख्य कारण था गांधी जी जानते थे कि अगर हिंसात्मक हम आंदोलन करते हैं तो इसमें ना हम ही हारेंगे। क्यों? क्योंकि हिंसा करने पर हमें जवाब भी हिंसा के माध्यम से ही दिया जाएगा, और हिंसा के माध्यम से अगर जवाब मिला तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो अहिंसात्मक तरीके से अगर हम किसी रास्ते पर मार्ग को अपनाते हैं तो हमारा उस जब भी किसी सामना करना पड़ेगा उसे विवश होकर अहिंसा के तरीके से ही हमारा सामना करना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किए गए। आगे इसी वजह से अंग्रेजी सरकार गांधी जी के समक्ष अहिंसात्मक तरीके से ही पेश आई है। अब यहाँ पे चोरा चोरी की घटना जो है ना एक तरीके से असहयोग आंदोलन को खत्म करने के लिए समझी जाती है। ये घटना क्या थी? तो ये घटना हुई है 1922 में गोरखपुर यूपी में। यहाँ पर स्थानीय पुलिस स्टेशन को जिसमें 22 पुलिसकर्मी थे उन्हें जिंदा जला दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत से असहयोग आंदोलनकारी गुजर रहे थे। किसी न किसी कारणवश इन पुलिस कर्मियों द्वारा उन पे फप्तियां या मजाक की कुछ लाइनें बोली गई हैं। तो इस वजह से है ना ये आंदोलनकारी भड़क उठे और इन्होंने अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा का मार्ग अपनाया और उसमें आगजनी करी है, और वो 22 पुलिसकर्मी बेचारे जल के राख हो गए। ये खबर गांधी जी को प्राप्त होने के बाद गांधी जी ने देखा कि अब है ना लोग जो है अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसात्मक मार्ग को अपना चुके हैं। ऐसे में इस आंदोलन को आगे तक चलाए रखना भी गलत होगा, इसलिए उन्होंने अपना इस आंदोलन यहाँ पर वापस ले लिया। अब बात आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या? उसी समय बताया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा एक कानून लाया गया। ये नमक कानून था। नमक जैसी वस्तु पर भी टैक्स लगा दिया गया। गांधी जी के लिए तो नमक ऐसी थी जो बहुतायत मात्रा में मिलने वाली वस्तु है, और इस वस्तु पर भी टैक्स लगाना एक तरीके से तो बहुत ही निंदनीय काम था।
तो गांधी जी ने इस आधार पर है ना नमक कानून को तोड़ने संबंधी अपना इस आंदोलन को जन्म दिया। हालांकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन बंद हो ही चुका था, गांधी जी चाहते थे किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजों को विवश करने की प्रक्रिया जन्म ले, तो वो विवश करने की प्रक्रिया असहयोग अवज्ञा आंदोलन के रूप में जन्म लेती है। इसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम बना रखा था। साबरमती आश्रम से जो है 78 कैंडिडेट चलना प्रारंभ करते हैं और चलते हुए कहां पहुंचते हैं, डांडी, ठीक है ना, समुद्र तट पर। तो इसे डांडी मार्च कहते हैं। जाते समय 300 गांव के लोग उनसे जुड़ गए। ये संख्या 78 से कई हजार गुना हो गई थी। और ये दूरी जो तय की है पैदल 241। गांधी जी इतनी दूरी को एक दिन में तो तय कर नहीं सकते थे, तो क्या हुआ कि चलते समय बीच में जहां पे भी पड़ाव लेते थे, रुकते थे, वहां पर लोग गांधी जी के विचारों को सुनते थे और उनके कायल होते थे और इस मार्ग को अपनाते हुए गांधी जी के साथ वो भी जुड़ जाते थे। इस प्रकार ये संख्या 78 से और बढ़ गई और 241 मील की दूरी गांधी जी द्वारा उनके सहयोगियों द्वारा तय की गई। कहां से, साबरमती आश्रम से डांडी तक। और वहां जाके गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर जो है नमक कानून तोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन, ये थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, 2 लाइनों में मैंने लिख दिया है। यहाँ पर पटेल साहब की बात करते हैं और नेहरू की बात करते हैं। ये बात ऐसी है कि इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ चुका है और द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ चुका है, तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो विश्व पटल पर ब्रिटेन या यूरोपीय जो देश हैं भारत को औपनिवेशिक तंत्र बना ही चुके हैं। तो यहाँ से जो कई सिपाही जो ब्रिटिश सेना में संलग्न हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ से ही लड़ेंगे। देख के या ना देख के हमारे देश को ही नुकसान है। दूसरी बात है, साम्राज्यवादी ताकत के रूप में जापान आत्मनिर्भर हो रहा था। जापान है ना अपने युद्ध के माध्यम से जो भी औपनिवेशिक तंत्र थे उनसे है ना अंग्रेजों को हराकर उन तंत्र को अपने अधीन या फिर अपने साम्राज्य का झंडा फहराना चाहता था। इस वजह से है ना ये कहा गया है कि ये सोचा गया, एक समिति रखी गई थी कांग्रेस के द्वारा और इसमें है ना नेहरू ने अपना एक संकल्प पत्र रखा है और ये 1942 में रखा गया है। इसमें सरदार पटेल और नेहरू जी के सहयोग से संकल्प पत्र रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया गया है और इस आंदोलन में है ना गांधी जी ने एक स्लोगन भी बोला है, करो या मरो। तो इस प्रकार से है ना ये पूरा टॉपिक जो है मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है। अब इस हिसाब से तो इसमें जो भी आएगा तो आप समझ लेना।